आर्थिक नियोजन प्रणाली के आधार पर किया जाना सुनिश्चित किया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस the economic development in India was conducted on the basis of planned economy। रिकॉर्ड कर लो, was conducted on the basis of planned economy। ठीक है, देखो अब नियोजन क्या होता है, प्लानिंग क्या होती है, तो मैंने जैसा कि सवाल उस दिन पूछा था, ये एक तरीके का प्रबंधन है, मैनेजमेंट है। देखो किसी भी देश में जो कि गरीब है, एक गरीब देश की क्या पहचान होगी? गरीब देश की पहली पहचान ये होगी कि लोगों की आय कम होगी, इनकम कम होगी। जब आय कम होगी तो लोगों की बचत कम होगी, बचत कम होगी तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो फिर से उत्पादन कम होगा। तो जनरली जो अर्थव्यवस्था है वो एक गरीबी के दुष्चक्र में फंसी रहती है। इसे रेगनर नॉक्स ने, एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने गरीबी का दुष्चक्र कहा, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। उन्होंने ये कहा कि अगर किसी देश को इस गरीबी के, कोई देश गरीब ही बना रहेगा, और कब तक गरीब बना रहेगा? जब तक कि वो इस गरीबी के चक्र से बाहर ना निकल आए। ठीक है, ये गरीबी का चक्र है क्या, ये मैंने अभी आपको बताया, फिर बता रहा हूं। देखो गरीबी के चक्र में शुरुआत गरीबी से होती है और खत्म भी गरीबी पर ही आकर होता है। कैसे? मान लीजिए कोई गरीब देश है, तो वहां पर लोगों की आय कैसी होगी, ज्यादा या कम? आय कम होगी तो बचत कैसी होगी? अगर बचत कम है तो निवेश कैसा होगा? निवेश कम है तो उत्पादन क्या हो रहा होगा? अगर उत्पादन कम है तो आय कैसी हो रही होगी? और अगर आय कम है तो लोग गरीब होंगे अमीर? गरीबी से खत्म हुआ फिर गरीबी पे ही आ गया। इसी को रेगनर नॉक्स ने विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी कहा। उन्होंने कहा इसको तोड़ने के लिए यह करना पड़ेगा कि गरीबी के एक पर्टिकुलर जगह पर आपको निवेश बढ़ाना पड़ेगा। निवेश अगर आप बढ़ाओगे तो ये साइकिल टूट जाएगा। अब निवेश, इन्वेस्टमेंट कहां से आए? क्योंकि जब गरीब देश के पास आय ही कम है तो उसको पैसा कहां से मिलेगा? तो ये माना गया कि जितना भी पैसा या जितनी भी बचत किसी देश में होती है उसे तीनों सेक्टर में ना लगाकर किसी एक सेक्टर में लगा दिया जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं और आपको वो निवेश करना है, तो आप एग्रीकल्चर में निवेश करिए, उद्योग में निवेश करिए, सर्विस सेक्टर में निवेश करिए। तो कितना कितना कर पाएंगे? 33 रुपए। या तो आप ये करिए कि तीनों सेक्टर में 30 रुपीज आप निवेश कर दीजिए, या क्या करिए, एग्रीकल्चर में ही 100 रुपए निवेश कर दीजिए। एग्रीकल्चर में अगर आप 100 रुपीज निवेश कर देंगे, यानी सारा पैसा इन्वेस्टमेंट अगर आप एग्रीकल्चर में करेंगे, तो एग्रीकल्चर में उत्पादन बढ़ जाएगा? नहीं। देखो जब निवेश बढ़ता है कहीं पर तो उत्पादन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? उत्पादन बढ़ेगा तो आय, बचत, फिर से निवेश, साइकिल चल जाएगा। और ये साइकिल क्या करेगा कि एक झटके से इस विशियस साइकिल ब्रेक हो जाएगा और फिर आगे बचत जो है चलने लगेगी। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए कृषि में आय बढ़ गई। अगर कृषि में आय बढ़ती है, लोगों के पास पैसा आ जाएगा, लोग सामान खरीदेंगे, यानी मांग बढ़ जाएगी। मांग की पूर्ति कहां से होगी? सामान की पूर्ति कौन सा क्षेत्र करेगा? इंडस्ट्री। उद्योगों से मांग की पूर्ति होगी, उद्योगों में अपने आप उत्पादन बढ़ जाएगा। तो पैसा एग्रीकल्चर से शुरू हुआ और कहां की तरफ गया? उद्योगों की तरफ। जब लोगों के पास पैसा होगा तो वो कुछ सेवाएं भी खरीदेंगे, तो मांग कहां बढ़ेगी? सेवाओं की भी बढ़ेगी। तो एग्रीकल्चर का जो निवेश किया हुआ पैसा है वो ऊपर की तरफ चढ़कर और सर्विस सेक्टर तक पहुंचेगा। एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री से वो सर्विस सेक्टर में। तो जो निवेश हुआ नीचे वो ऊपर की तरफ चढ़कर सर्विस सेक्टर तक पहुंचेगा। इस तरीके से तीनों सेक्टर में जो इनकम है वो जनरेट होने लगेगी और साइकिल जो है वो ब्रेक हो जाएगा। इसी को रेगनर नॉक्स ने कहा। ठीक है, यही हेरल्ड डॉमर मॉडल था जो मैंने अभी समझाया आपको। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इसी मॉडल को अपनाया गया था।
हेरट-डॉमर मॉडल में निम्न लेवल पर निवेश किया जाता है, यानी सबसे नीचे वाले क्षेत्र पर जहां पर सबसे ज्यादा लोग रिलाय करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा लोग किस क्षेत्र के ऊपर रिलाय करते हैं? कृषि के ऊपर। तो अगर निवेश कृषि के ऊपर पहले किया जाए तो ज्यादा लोगों की आय बढ़ेगी, और ज्यादा लोगों की आय अगर बढ़ती है तो वो औद्योगिक क्षेत्र में अपने आप ही इनकम को जनरेट करने लगेगा, क्योंकि मांग बढ़ जाएगी और वो मांग पूरी होगी औद्योगिक और सेवा क्षेत्र से। यही हेरट-डॉमर मॉडल था। ठीक है, अब प्लान्ड इकोनॉमी में आपको समझा रहा था। तो प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि जब हमारे पास सीमित संसाधन हो, उन सीमित संसाधनों को किस तरीके से प्रयोग किया जाए जिससे अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके, इसी संदर्भ को हम लोग आयोजना कहते हैं, या प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं, या प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, प्लानिंग समझ में आया? प्लानिंग क्या होती है? जब स्रोतों की या संसाधनों की संख्या कम हो या मात्रा कम हो, और संसाधनों की कम मात्रा के चलते ही उनको इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिससे अधिकतम उत्पादन हो सके, इस व्यवस्था को ही हम लोग आयोजन कहते हैं या प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, भारत गरीब था आजादी से पहले, अब रिसोर्सेज कम थे, तो क्या हम लोगों को आयोजन अपनाना चाहिए था या नहीं अपनाना चाहिए था? अपनाना चाहिए था, है ना? तो इसीलिए आयोजन अपनाया गया और इसीलिए प्लानिंग्स की हमारे यहां पर शुरुआत होती है। प्लान्ड इकोनॉमी समझ में आया? लिख लिया था? क्या लिखा था? सेंटेंस बताओ। हाँ, आर्थिक नियोजन के आधार पर किया जाना सुनिश्चित हुआ। ठीक है, अब इसमें अगला पॉइंट लिखना। देखो, सबसे पहले जो वर्ड है ना ये प्लानिंग, इसका जिक्र किया था विश्वेश्वरैया ने। एम विश्वेश्वरैया थे, उन्होंने सबसे पहले इसका जिक्र किया 1934 में, अपनी किताब लिखी थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये बड़ी प्रसिद्ध किताब हुई। एम विश्वेश्वरैया भारत के पहले इंजीनियर भी थे, और इंजीनियर्स डे मनाया जाता है उन्हीं के नाम पर भारत में। तो आप लिखिए, आर्थिक नियोजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एम विश्वेश्वरैया द्वारा 1934 में अपनी पुस्तक अ प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में किया। अ प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में किया। द वर्ड प्लानिंग वॉज फर्स्टली नहीं, ए प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किताब का नाम था, ये बुक का नाम था उनकी। ठीक है, आप इसमें लिखिए, क्या लिख रहे थे? क्या सेंटेंस लिखा? द वर्ड प्लानिंग वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड by M. Vishveshwaraya in his book A Planned Economy for India in 1934। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट से लिखना। देखो, 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब ये मत पूछना ये इतिहास पढ़ा रहे हो। हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1938 में, और जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। वहां पर नियोजन समिति बनी सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, आर्थिक नियोजन समिति बनाई गई। उस हरिपुरा अधिवेशन में यह निर्णय ले लिया गया कि आजादी के बाद भारत के लिए अगर कोई रास्ता होगा सबसे बढ़िया ग्रो करने का, तो दैट वाज प्लानिंग। क्योंकि ये दोनों लोग ही समाजवादी विचारों से प्रेरित थे, नेहरू भी समाजवादी थे और सुभाष भी समाजवादी थे।
तो सबसे पहले कांग्रेस ने अपने मंच से ही ये निर्धारित कर दिया था कि आजादी के बाद भारत में समाजवादी प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है उसको हम लोग रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आजादी के बाद कृषि क्षेत्र के ऊपर पर्याप्त ध्यान दिया जाना था, ये पहले ही निश्चित हो गया था। तो आप अगले पॉइंट में लिखिए, ये पूछा गया एग्जाम में। वर्ष 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, ठीक है। In 1938, in the Haripura session of Indian National Congress, the economic planning committee was established, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, एंड नेहरू was its chairman, ठीक है। कहां से क्या रिपीट करना है? अब बदलेगा, देखो सेंटेंस। हाँ सुनो, अब सेंटेंस बदल जाएगा। जिन लोगों ने लिख लिया है वो अपना चेंज नहीं करेंगे, अब जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो नए सिरे से लिखेंगे, क्योंकि मतलब एक ही रहेगा पर सेंटेंस के शब्द बदलेंगे। हाँ क्या लिखा, कौन सा छोटा? क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस? हाँ लिखो तो, इन द हरिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस a national planning committee was formed under the leadership of Jawaharlal Nehru, ठीक है। देखो इसके बाद 1944 में अर्देशीर दलाल नाम से, हाँ वो इस हरिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हरिपुरा कांग्रेस उन्हीं के लीडरशिप में हुई, ये इतिहास का है, ये इसमें इसलिए मैंने इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जब इतिहास पढ़ाएंगे तो वो लिखवाएंगे आपको ये सब बातें। 1944 में बॉम्बे के 10 उद्योगपति इकट्ठा हुए। उस समय बॉम्बे के सबसे इंपॉर्टेंट लोग थे बिरला और अर्देशीर दलाल नाम था उनका, एक दूसरे जो थे। अर्देशीर दलाल ने बॉम्बे प्लान नाम से एक नई योजना प्रस्तुत की। बॉम्बे प्लान ये कहता था, अब ये सब आजादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था कैसी हो, कैसे उसका विकास किया जाए, सब इसके ऊपर काम हो रहा था ये। तो कांग्रेस ये कह रही थी कि समाजवादी प्रकार की होगी। बॉम्बे के जो उद्योगपति थे उस समय भारत के 10, उन्होंने कहा कि ऐसा करें, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था को कन्वर्ट करके उसका विकास करें, यानी उसमें पूंजीवाद के लिए भी जगह हो और समाजवाद के लिए जगह हो। इसी को बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। 1944 में बॉम्बे प्लान के नाम से एक योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें उस समय भारत के 10 बड़े उद्योगपति थे, अर्देशीर दलाल के उसके चेयरमैन थे। इसी योजना को बॉम्बे प्लान कहा गया, जिसमें उन्होंने ये रखा कि समाजवाद के साथ साथ सीमित स्तर पर पूंजीवाद को भी भारतीय अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाए, यानी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्तर पर विकास हो। तो अगले पॉइंट में लिखना, वर्ष 1944 में अर्देशीर दलाल की अध्यक्षता में, अर्देशीर, हाँ ARDERSHIR, अर्देशीर दलाल की अध्यक्षता में बॉम्बे प्लान के नाम से एक नई कार्य योजना प्रस्तुत की गई। In 1944
a new plan by the name of Bombay Plan was introduced in the leadership of Ardeshir Dalal। इसके अंतर्गत, ये ना थोड़ा चैनल आप खोल दीजिए, इसको दरवाजे को थोड़ा खोल दीजिए क्योंकि सफोकेशन हो रही है, इसको खोल ही दीजिए, थोड़ा और खोल दीजिए। यह योजना मिश्रित योजना से संबंधित थी, एंड दिस प्लान वॉज रिलेटेड विद मिक्स्ड प्लानिंग सिस्टम। ठीक है। इसी बीच में गांधीवादी नेता हुए, उनका नाम था श्रीमन नारायण। उन्होंने गांधीवादी योजना प्रस्तुत की। देखो, गांधी का एक विचार था ग्राम स्वराज्य का। ग्राम स्वराज में गांधी जी जो चाहते थे भारत में आर्थिक विकास, वो चाहते थे कि आर्थिक विकास का केंद्र गांव हो, कुटीर उद्योगों के माध्यम से आर्थिक विकास किया जाए। गांधी जी बड़े बड़े उद्योगों के फेवर में नहीं थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि बड़े उद्योग किसी भी प्रकार से शोषण का ही माध्यम होंगे। मान लीजिए बड़ा उद्योग लगा दिया जाएगा तो उसका सबसे ज्यादा असर मजदूर के ऊपर पड़ेगा या फिर किसान के ऊपर पड़ेगा। इसलिए बड़े उद्योगों को केंद्र ना बना के बल्कि लघु और कुटीर उद्योगों को केंद्र बनाया जाए और ग्रामीण स्तर से विकास की प्रक्रिया को शुरू किया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग वहीं निवास करते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने ग्राम स्वराज्य की अवधारणा प्रस्तुत की। गांधी की ग्राम स्वराज्य की अवधारणा यही थी, जिसमें कुटीर उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित उद्योगों के विकास पर बल दिया जाना था, स्पेशली कृषि भी उसमें शामिल थी। तो श्रीमन नारायण ने 1945 में गांधीवादी योजना प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने यही बात लिखी, क्योंकि वो एक गांधीवादी नेता थे। कई बार आया है ये मेंस एग्जामिनेशन में, जो मैंने अभी आपको सुना दिया, मेंस में आया है लिखने के लिए। ये मत कहना ये हिस्ट्री का है, ये एक एक चीज वही है जो आती है एग्जाम में। आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है इसको लेके, क्योंकि ये केवल कोई प्रीलिम्स के लिए क्लास नहीं है। मतलब मेरा मानना केवल यही है कि ये प्रीलिम्स के लिए नहीं है, ये कॉम्प्रिहेंसिव आपका सब चल रहा है। तो आप इसमें लिखिए 1945 ईस्वी में प्रसिद्ध गांधीवादी नेता श्रीमन नारायण द्वारा गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई। इन 1945 famous Gandhian philosopher श्रीमन नारायण elaborated the Gandhian plan, जिसके अंतर्गत ग्रामीण विकास को प्रमुखता प्रदान की जानी थी। एंड अंडर इट the village development would be given most significance। ठीक है। आज विकास का केंद्र क्या है, गांव या शहर? विकास का केंद्र क्या है आज? कितने लोगों को लगता है कि शहर विकास का केंद्र है? कितने, हाथ तो उठाओ, कितने लोगों को लगता है शहर विकास का केंद्र है? कितने लोगों को लगता है गांव विकास का केंद्र है इस समय? क्या बात है। सड़क गांव में बनती है, शहर में सबसे पहले? विकास का केंद्र क्या है? लोग गांव में भागते हैं रहने के लिए, शहरों में?
फैक्ट्री गांव में लगती है शहर में, तो विकास का केंद्र क्या हुए? ठीक है ना। यही इस भारतीय अर्थव्यवस्था की एक कमी मानी गई गांधीयन प्लान के अकॉर्डिंग। उन्होंने ये कहा कि अच्छा, सबसे ज्यादा आबादी कहाँ रहती है भारत की? गांवों में। और विकास का केंद्र क्या है ना? और शहर भी। अच्छा, एक बात और बताइए, अगर विकास का केंद्र शहर हो तो शहर की जो चमक धमक है वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। गांव से माइग्रेशन बढ़ेगा शहरों में, शहरों का इंडिस्क्रिमिनेटली फैलाव होगा, शहर बढ़ेंगे, स्लम्स बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, शहरीकरण में समस्या आएंगी नहीं आएंगी। ये सामाजिक मुद्दा है, ये सोशल इशू है, आप समाजशास्त्र में पढ़ेंगे यही, शहरीकरण एवं उसकी समस्याएं। ठीक है, लेकिन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, तो मैंने आपको ये बता दिया। अब ये मत कहना है समाजशास्त्र में पढ़ेंगे, ये समाजशास्त्र का विषय था, ये नहीं कहेंगे, क्योंकि हर चीज आपसे जुड़ी हुई है, हम उसे कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे हर चीज को। ठीक है, तो खैर ये गांव केंद्र नहीं रहे, शहर केंद्र बने, और आज की शहरीकरण से उपजी जो समस्याएं हैं उसका कारण यही है। और सरकार ने इसे दूर करने के लिए हाल फिलहाल में स्मार्ट गांव नाम से एक योजना शुरू की है। जैसे स्मार्ट शहर वैसे ही स्मार्ट गांव। अमृत योजना के अंतर्गत भी कुछ ऐसे गांवों का या टाउन्स के विकास की कोशिश की गई है जिससे शहरीकरण की वो समस्याएं दूर हो सकें। ये ओवरऑल इकोनॉमी का आपको मैं एनालिसिस करके चल रहा हूं इस समय, है ना। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा आगे भी बड़े लेवल पर। नेक्स्ट पॉइंट में अगले एक नेता हुए एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। ये बहुत बड़े समाजवादी नेता थे और लेनिन को इन्होंने शास्त्रार्थ में हराया था समाजवाद के ऊपर। ये जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल हुई थी उसमें इन्होंने हिस्सा लिया, बर्लिन में भी, और बाद में ये जब रशिया में रिवॉल्यूशन हुई उस समय ये वहाँ भी गए, लेनिन के साथ इन्होंने काम भी किया। बाद में इनकी लेनिन के साथ बनी नहीं तो इंडिया आ गए और इंडिया में इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी बनाई बाद में। आ जाइए, ये कुर्सी है यहाँ पे, इसे साइड में करके बैठ जाइए। हाँ, यहाँ भी खाली है, ये तो यहाँ बैग रखे हुए हैं, आप यहाँ आ जाइए। हाँ, ये भी है, जगह है। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए। 1945 ईस्वी में 1945 ईस्वी में श्रमिक नेता 1945 ईस्वी में श्रमिक नेता एम.एन. रॉय द्वारा, श्रमिक नेता एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय द्वारा जन योजना प्रस्तुत की गई। एम.एन. रॉय द्वारा जन योजना प्रस्तुत की गई। इन 1945 लेबर लीडर मानवेंद्र नाथ रॉय या एम.एन. रॉय represent the pupils plan, जन योजना। जन योजना का मतलब, अच्छा जन किसे कहते हैं? कहीं पर आप आपको कहीं पर जन लिखा मिले तो उसका मतलब क्या समझेंगे? लोग। कौन से लोग? कौन सी जनता? अरे तो देश में तो सभी लोग होते हैं। गरीब जनता या अमीर जनता? दोनों। गांधी का वो भजन याद है, वैष्णव जनते तेरे, हाँ कहिए जो पीर पराई जाने। तो वहां जन क्या है? गरीब लोग। जब जन की बात होती है तो दैट आर द पुअर पीपल्स। जहां कहीं भी जन लिखा मिले उसका मतलब होता है गरीब लोगों से। क्या वो जन होते हैं जो अमीर होते हैं? अरे नहीं, वो तो सज्जन होते हैं। वो जन कहां होते हैं? अगर वो शराब भी पी रहे हो तब उनके लिए अलग स्थिति होती है। और अगर कोई, जैसे देवता पहले शराब पीते थे तो उन्हें कहते थे सोम रस का पान कर रहे हैं, और बेचारे कोई और अगर शराब पी लेते तो कहते थे सुरा पी रहा है ये। तो सुरा और सोम दो अलग अलग बातें थी।
ये डिस्क्रिमिनेशन उसी समय से है, जहां पर भी जन लिखा मिले उसका मतलब है गरीब लोग या पुअर पीपल्स। तो जन योजना का मतलब यहां से ये था कि योजना के केंद्र में गरीब जनता बने। यहां आ जाइए आगे, है ना, उधर से जो गरीब जनता है वो योजना का मुख्य केंद्र बने, इसीलिए इसका नाम जन योजना रखा गया। श्रमिक लीडर थे, गरीबों की बात करते थे, दैट्स इट। नेक्स्ट लिखना, देखो इसी में ही जयप्रकाश नारायण का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर थे। जेपी ने सर्वोदय योजना की शुरुआत की। सर्वोदय, जहां कहीं भी सर्वोदय लिखा मिले इसका मतलब क्या होगा, सबका उदय। और सब में कौन होते हैं, गरीब लोग। अच्छा ये बताओ, अमीरों की संख्या ज्यादा है गरीबों की, गरीबों की। तो जब गरीबों की जनसंख्या ज्यादा है तो सर्वोदय किसको कहेंगे, गरीबों को कहेंगे, है ना। तो सर्वोदय योजना बेसिकली गरीबों के उत्थान से संबंधित थी, यानी प्रो पुअर एक स्कीम थी वो। तो आप लिखिए 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा, इन्हें इधर भेज दीजिए, यहां खाली जगह है, यहां खाली जगह है, आप इधर से आ जाइए। 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना की शुरुआत की गई। सर्वोदय योजना का प्रस्ताव रखा गया, सर्वोदय योजना का प्रस्ताव रखा गया। इन 1950 जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण gave the plan by the name of सर्वोदय प्लान, सर्वोदय प्लान, ठीक है। अब इन सब का क्या मतलब निकल रहा है, देखो आपने सारे प्लान पढ़ लिए, सारे जितनी भी योजनाएं प्रस्तुत की गई आजादी से पहले, आजादी के दौरान, ये सब आ गया। ज्यादातर लोगों का क्या कहना था कि आर्थिक विकास का केंद्र समाज का सबसे निम्न वर्ग होना चाहिए, यानी सब जो जितने भी संसाधन हैं उनका इस तरीके से उपयोग किया जाए कि वो समाज के सबसे निम्नतम वर्ग के पास ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए। यही एक योजना निकली, और इसीलिए प्लानिंग को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि प्लानिंग जहां कहीं भी होती है वहां समाजवादी प्रकार की अर्थव्यवस्था में होती है। नियोजन समाजवादी प्रकार की अर्थव्यवस्था की पहचान है। रशिया में सबसे पहले आई पंचवर्षीय योजनाएं, हम लोगों ने रशिया का ही मॉडल अपनाया, वही समाजवादी प्रकार का मॉडल था। और समाजवादी मॉडल में सबसे निचले स्तर पर सबसे पहले विकास किया जाता है। अगर इसका रिजल्ट क्या निकला, अब रिजल्टेंट क्या है, मान लीजिए भारत में अगर पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जाएं तो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को ध्यान में दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, बताओ, दिया जाएगा नहीं। अब दो बातें हैं, इस फैक्ट को या तो हम इस तरीके से याद रख सकते थे कि पहली पंचवर्षीय योजना कृषि के लिए पूर्णतया समर्पित थी, या अब हमने विद कॉन्सेप्ट समझ लिया कि पंचवर्षीय योजना कृषि के लिए क्यों डेडिकेटेड थी सबसे ज्यादा। तो पहले वाला सबसे अच्छा था या दूसरा वाला समझने का तरीका सबसे अच्छा था? पहले वाला किसको अच्छा लगा? केवल इतना ही समझना है कि पहली पंचवर्षीय योजना कृषि के लिए समर्पित थी, और दूसरे में हमें यह भी समझना है, दूसरे में हमने यह भी समझा कि पंचवर्षीय योजना कृषि के लिए क्यों समर्पित थी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लंबे में घुमा फिरा के आपको लेके आया, लेकिन यहीं पे ले आया। अब आगे लिखिए इसमें अगले पॉइंट से, उपरोक्त संदर्भ के आधार पर ही भारत में, उपरोक्त संदर्भ के आधार पर ही भारत में योजनाओं की संकल्पना को अपनाया गया, योजनाओं की संकल्पना को अपनाया गया। इन इंडिया because of the above context, the planning has been introduced. इसी संदर्भ में 15 मार्च 1950 को
इसी संदर्भ में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन किया गया। एंड इन द अबव कॉन्टेक्स्ट planning commission was formed on 15th March 1950 on 15th March 1950। ठीक है, अब नीति आयोग ने ले लिया उसकी जगह। ठीक है, अच्छा, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर सांविधिक या संवैधानिक कह सकते हैं, गैर संवैधानिक निकाय है। मुझे कोई ये बताए गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दोनों में क्या अंतर है? पहले चलो ये सेंटेंस लिखो, उसके बाद मुझे अंतर बताना। योजना आयोग एक गैर सांविधानिक निकाय है। प्लानिंग कमीशन इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और इसमें आप अगले पॉइंट से लिखना, 15 अगस्त, या इसमें आप लिखिए 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान नीति आयोग द्वारा ले लिया गया। योजना आयोग का स्थान नीति आयोग द्वारा ले लिया गया। एंड फ्रॉम 1 जनवरी 2015 planning commission was overtaken by नीति आयोग। NITI लिखना, नीति आयोग। नीति की क्या फुल फॉर्म है? नीति की फुल फॉर्म लिखिए इसमें, नेशनल इंस्टीट्यूट, एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूट, ठीक है, फॉर टी से ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति की फुल फॉर्म हुई। ठीक है ना? तो नीति आयोग अब उसकी जगह ले ली। तो नीति आयोग भी कैसा निकाय होगा? गैर संवैधानिक होगा, है ना? तो लिख लीजिए, यह भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। इट इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है? तो अब मुझे बताइए, संवैधानिक और गैर संवैधानिक में क्या अंतर है? हाँ, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा काम नहीं करेगा? हाँ, गैर संवैधानिक, जिसका मतलब ऐसा हो सकता है कि संविधान में उस चीज का जिक्र ना हो और संसद उसे बना ले। क्या बात है, अरे वाह! तुमसे तो शायद मेरी बात हुई है एक बार। हाँ, तुम्हारे एक्सेंट से पता चल गया मुझे, देखो फोन पे हुई थी। नहीं, एक ही बार हुई है शायद। अच्छा, वो मुझे एक्सेंट से समझ में आ गया। वो अड़ियल वाला जो एक्सेंट है ना, वो है अभी भी, इसी को दूर करना है। अच्छा, ओके, ओ ओके, ठीक है, ठीक, समझ में आ गया।
देखो, हाँ तुम्हारी बात सही है, ये आधी सही है, ठीक है। संवैधानिक किसे कहेंगे? उसका कुछ इलाज हुआ नहीं हुआ? उस लड़की का वो लाइलाज है। हाँ वो लाइलाज है एक्चुअली, होगा ही नहीं, मैं बता दिया, लिख के दे सकता हूँ स्टैम्प पे। हाँ जो संविधान से लिया गया हो। कोई और बताइए जो बता सकता हो। हाँ ये संवैधानिक हो सकता है। देखो अच्छा सुनो ध्यान से, कई वर्ड हैं इसमें जिनको आप लोगों को कंफ्यूज करते होंगे। जैसे एक है सांविधिक। सांविधिक होती है बाय स्टैच्यूट। इसे लॉ के, यहाँ कई कानून के विद्यार्थी बैठे हैं और वो भी शांत हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं, मुझे पता है या नहीं पता, लेकिन पता भी है तो वो बोले नहीं है। एक चीज होती है सांविधिक, जिसे हम कहते हैं बाय स्टैच्यूट। बाय स्टैच्यूट माने वो चीज जो संसद के किसी अधिनियम द्वारा बनाई गई हो, क्योंकि संसद के अधिनियम को हम लोग स्टैच्यूट बोलते हैं, विधि के अनुसार बनाई गई हो। संवैधानिक वो होता है जिसका प्रत्यक्ष रूप से संविधान में जिक्र है, जैसे एससी कमीशन, एसटी कमीशन, है ना, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, ये ऐसे आयोग हैं। या अब ओबीसी भी, ओबीसी कमीशन भी, अब उसका भी संविधान में जिक्र है। तो इन आयोग को हम कहेंगे ये संवैधानिक ये संस्थाएं हैं। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जिनका प्रत्यक्ष तौर पर तो संविधान में जिक्र नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली उनका कहीं ना कहीं जिक्र है, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वुमेन राइट कमीशन। अगर हम लोग मौलिक अधिकारों में देखें तो फंडामेंटल राइट्स में मानव अधिकार हैं ही, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली हैं। अगर हम मानव अधिकार आयोग बनाएंगे तो वो कैसा संस्थान होगा? वो होगा गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि संविधान में उनका डायरेक्ट तो किसी सेक्शन में किसी जिक्र नहीं है, किसी एक्ट में, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर फंडामेंटल राइट से वो जुड़े हुए हैं। तो ऐसे आयोग या ऐसी संस्थाएं जिनका प्रत्यक्ष तौर पर संविधान में जिक्र ना हो, बल्कि अप्रत्यक्ष तौर पर उनका जिक्र कहीं पर किया गया हो, उनको हम लोग गैर संवैधानिक निकाय कहेंगे। जैसे योजना आयोग या नीति आयोग एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। करता क्या है? समाज कल्याण, गरीबी उन्मूलन, समाज के सबसे निम्नतम वर्ग को योजना बनाकर सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाना, है ना, सोशल वेलफेयर स्टेट की कॉन्सेप्ट, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को आगे बढ़ाता है। और यह संकल्पना संविधान में कहां है? तो डीपीएसपीज में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में क्या है? नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है, सामाजिक और आर्थिक न्याय को रखा गया है। तो इसलिए इनडायरेक्टली इसका जिक्र है, सीधे तौर पर नहीं है। सीधे तौर पर कहीं संविधान में नहीं लिखा कि कोई योजना आयोग होगा या कोई नीति आयोग होगा, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को प्राप्त करने के लिए अगर सरकार कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाती है तो वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कहलाएगा, क्योंकि संविधान में उसका प्रत्यक्ष तौर पर तो जिक्र नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर है। तो संसद अगर किसी विधि के द्वारा, किसी स्टैच्यूट के द्वारा अगर किसी संस्थान को बनाती है तो उसको हम लोग कहेंगे सांविधिक निकाय, स्टैच्यूटरी बॉडी, ठीक है। संविधान में जिक्र हो किसी का निकाय का, उसको कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल। संविधान में प्रत्यक्ष तौर पर जिक्र ना हो, उसको कहेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन जो संविधान की मूल भावना के ही विपरीत हो, ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन को हम लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहेंगे। जैसे शायद 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 100 था शायद, 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एनजेक बनाया गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जुडिशरी ने, हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट के लिए। इसलिए क्योंकि जुडिशरी का ये मानना था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान में इंडिपेंडेंस जुडिशरी की जो कॉन्सेप्ट है उसके अगेंस्ट में है, उन्होंने इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसी बॉडीज जो संविधान की मूल भावना के विपरीत हों, अगर वो कहीं पर बनी हुई हैं, तब उनको कहेंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक।
ठीक है ना, तीनों में अंतर समझ में आया। बाई स्टैच्यूट, जो संसद ने विधि द्वारा बनाया हो, जैसे वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत जैव विविधता प्राधिकरण बनाया गया, वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी बनाई गई, है ना। विधिक बाई लॉ, यही सांविधिक विधिक एक ही है। सांविधिक स्टैच्यूटरी या विधिक एक ही बात है, दोनों, ये दोनों अलग अलग नहीं। आया नहीं आया, कुछ कुछ आया, बाकी जब कोई पॉलिटी पढ़ाएगा आप उससे समझना, ठीक है। चलिए, अब ये मत कहना इकोनॉमी में नहीं था ये, ठीक है। देखो, मुझसे रहा नहीं जाता, जब बात आ जाती है तो फिर मुझे उसको डेप्थ में जाने का मेरा हो ही जाता है, मुझसे रुका ही नहीं जाता। तो मेरी क्लास में ये होगा ही कि एक सब्जेक्ट नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट आप सीखोगे इसमें, बहुत सारे सब्जेक्ट की बहुत गहरी और गंभीर बातें आपको इसमें पता चलेंगी, केवल इकोनॉमी नहीं। चलिए खैर, अब नेक्स्ट पॉइंट से लिखिए आप इसमें। अच्छा, नीति आयोग तक हम लोगों ने कर लिया है ना। अब इसमें अगले पॉइंट में आप लिखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इसमें आप लिखना, यह योजना, देखो ये 1950 से शुरू हुई और 55 तक रही, तो इसका टाइम पीरियड लिख लीजिए 1950 टू 55। 1950 टू 55, 51 है वैसे, हाँ 51 है, 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई थी, तो आप 51 से 55 लिखिए, ठीक है। 56 होगा, 55 होगा, 55 होगा। 51, 52, 53, 54, 55 है, 56 होगा, नहीं 55 ही होगा, 1 to 5 होगा ना। फाइनेंशियल ईयर, सुनो, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से, तो वो फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, 51 का होगा। 51, 52, 53, 54, 55, 5 हो गए ना। 51 से 55 लिखिए आप इसमें, क्योंकि दूसरी जो होगी वो फिर 55 से 60 में आएगी, है ना। 56 से 56 है, तो चलो 50